आज हमारी क्लास है उत्तर प्रदेश के भूगोल पर। तो हम उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ने वाले हैं। ये किस पर्पज के लिए? पीसीएस प्लस आरओ एपीएस। एपीएस में खास तौर पे दे दिया उत्तर प्रदेश का भूगोल, ये टॉपिक दे रखा है। इतना ही इंपॉर्टेंट देखिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश का भूगोल है पूरे यूपी का लगभग 70 से 80% कवर करता है। 70% या 80% तक कवर करता है। केवल यही टॉपिक जो है पूरे उत्तर प्रदेश का 70 से 80% अपने आप में कवर करता है। तो हम इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। हाँ, इसमें जो हम पहला टॉपिक लेंगे ये होगा उत्तर प्रदेश की, पहला टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश का अवस्थिति। जब हम उत्तर प्रदेश की अवस्थिति पढ़ते हैं पृथ्वी के सापेक्ष, आप सोचिए पृथ्वी में किसी भी स्थान पर हैं, जैसे आप अमेरिका में हैं, तो आप अमेरिका में आपसे कोई कह दे आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश जाना है, तो आप पहले पूछेंगे उत्तर प्रदेश है कहाँ, तो आप तो सामने लगता है एशिया में, पूछेंगे एशिया में कौन से देश में, तो वो कहेगा भारत में। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे उसके सापेक्ष लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दो रेखाएं पता हो, वो दो काल्पनिक रेखाएं कौन सी, एक अक्षांशी एक देशांतरी रेखा है, ये दोनों रेखाओं के बारे में आपको पता है, अगर आपको बता दीजिए इतने से इतनी रेखा तक उत्तर प्रदेश एग्जिस्ट करता है, अवस्थित है, तो आप सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको इन दोनों रेखाओं को देखना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बारे में बताएंगे भी, और उत्तर प्रदेश का विस्तार कितने से कितने अक्षांश और कितने कितने देशांतर तक स्थित है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा यहाँ, हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा ये होगा उत्तर प्रदेश की स्वयं की स्थिति, इसकी स्वयं की स्थिति होगा। अच्छा, हम जब स्वयं की स्थिति देखेंगे तो किसके सापेक्ष देखेंगे? भारत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? भारत के सापेक्ष। अच्छा, आप कहेंगे भारत के सापेक्ष जब लेंगे तो ये भारत के सापेक्ष क्यों लेंगे, ये क्या है? हमने पहला टॉपिक देखा पृथ्वी के सापेक्ष, अब हम देख रहे हैं भारत के सापेक्ष। अच्छा, अगर आप कहा जाए पूरे मैप में आपको अगर भारत जाना हो तो कहां जाएंगे? तो आप इसका कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारत रियल में एक राज्यों का क्या है? समूह है। राज्यों का क्या है? समूह है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्या है? समूह है। केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह, इसीलिए लिखा जाता है भारत एक राज्यों का समूह है। यह 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम कहें भारत के सापेक्ष, हम मतलब इन राज्यों के सापेक्ष इसकी चर्चा करेंगे, या इन केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इन राज्यों के सापेक्ष हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो हम इसका सीमा विस्तार देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। जब हम राज्यों से कंपैरिजन करके इसका जनसंख्या देखते हैं, लगभग इसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, और पूरे प्रदेशों में पूरे जितने भी भारत में राज्य हैं सभी राज्यों में सर्वाधिक है, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या के साथ ये सर्वाधिक, और पूरे भारत का लगभग ये 16.5% है। कितना? 16.5%। जबकि हम क्षेत्रफल में देखते हैं जितने 28 राज्य, 28 राज्यों में इसका क्षेत्रफल चौथे नंबर पे है, 4th नंबर पे है, और पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। कितना? 7.33%। हम और जब इसकी सीमा की बात करते हैं, सीमा विस्तार की, तो हम इसकी दो सीमाएं देखते हैं, एक राजनीतिक सीमा, एक प्राकृतिक सीमा। जब राजनीतिक सीमा की बात करते हैं तो राजनीतिक सीमा जो मनुष्य ने अपने राजनीति की दृष्टिकोण से खींचा है, जैसे देश हमने बनाए हैं, जैसे कौन सी, जैसे हम देखा जाए कौन सी, ये उत्तराखंड है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड की हम देखेंगे यहाँ पर कि राजनीतिक सीमा में कौन कौन आएंगे? 8 राज्य आएंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश आएगा, प्लस एक अंतरराष्ट्रीय देश आएगा, अंतरराष्ट्रीय देश आएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? 8 + 1 मतलब 9 राज्यों के साथ। कहा जाए कि पूरे भारत में सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाने वाला प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश, जो अकेले ही 9 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से राज्य उनको हम देखते हैं। उत्तराखंड है, हरियाणा है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ये 8 राज्य हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख रहा है दिल्ली। एक अंतरराष्ट्रीय इसकी सीमा लगती है नेपाल से। हम जो प्रकृति की सीमा किसकी बात करते हैं, नेचर द्वारा कौन कौन सीमा बनाई जाती है, हम इसके पश्चिम में जब देखेंगे, पश्चिम में आप देखेंगे यमुना नदी प्रवाहित होती है,
और जब उत्तर में देखते हैं शिवालिक की श्रेणियों का विस्तार है, और जब हम इसके दक्षिण में देखते हैं यमुना प्लस बिंद की श्रेणियां हैं, और जब हम इसके पूर्व में देखते हैं गंडक नदी का विस्तार है। इन पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये टॉपिक से आपको लगभग हमेशा 1 या 2 प्रश्न हमेशा आपको दिखाई देंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक होने वाला है, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की भूगर्भीय संरचना या भूगर्भीय चट्टानें। तो देखिए इनका महत्व क्या है। जब हम खनिजों के वितरण को समझेंगे तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर हम जब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में भूगर्भीय संरचना, देखिए जब आप ऊपर से देखते हैं तो भूपर्पटी पर आपको मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी में अगर कहा जाए इसके नीचे तक निश्चित दूरी तक खुदाई करें तो हमें चट्टानों का क्रम या चट्टानें दिखाई देती हैं। तो इनका विकास कैसे हुआ? जब पृथ्वी बनी तो स्वयं में एक आग का गोला थी, वो प्राय धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडे होने के क्रम में चट्टानों का विकास हुआ। उन्हीं चट्टानों में सबसे पहली चट्टान थी आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन चट्टान? आर्कियन क्रम की चट्टान। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इनमें निरंतर बदलाव आया है। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम तो उत्तर प्रदेश में कभी ना कभी 6 महीने के दिन बाद 6 महीने की रातें होती थी। इसको मैं ऐसे समझें कि ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड पहले कहाँ था? गोंडवाना लैंड पूरा एक अंगारा लैंड, गोंडवाना एक महाद्वीप था जिसे हम पेंजिया कहते थे, जो अंटार्कटिका के पास स्थित था। अंटार्कटिका में आज भी 6 महीने के दिन बाद 6 महीने की रातें होती हैं। इस हिसाब से हम ले सकते हैं कि हाँ, यहाँ भी 6 महीने दिन 6 महीने की रातें होती थी। अच्छा, आप कहेंगे कोई इसका तर्क? हाँ, बिल्कुल तर्क है। जैसे जब आप वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ते हैं तो वेगनर महोदय कहते हैं, या वेगनर महोदय ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि केरल में आज भी हिमानियों के साक्ष्य हैं। मतलब निश्चित ही रूप से वो अंटार्कटिका के पास एक समय में रहा होगा। और केरल और कहा जाए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार या दक्षिणी पठारी प्रदेश कहाँ का स्थित है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो हम देख रहे हैं आर्कियन, विंध्यन, तो हर एक चट्टानों का महत्व देखते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास ललितपुर व सोनभद्र क्षेत्रों में हुआ है। इनमें आप यूरेनियम, हीरा आदि का भंडार देखते हैं। हम जब विंध्यन क्रम की चट्टानें देखते हैं तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार विंध्यन के आसपास हुआ है। और इसमें आप भवन निर्माण सामग्री, कौन सी? भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री, चूना पत्थर, जो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, चूना पत्थर। तीसरा हीरा आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में दिखाई देगा। तीसरा हमारा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास पुरानी नदी घाटियों में हुआ है। अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है तो आप कहेंगे दक्षिण का पठारी प्रदेश। जो आप ये बेल्ट देख रहे हैं ये दक्षिण का पठारी प्रदेश, यहीं पर यह आपका सबसे पुराना भाग है। इसी क्रम अगर कहा जाए ये सबसे पुराने भूखंड में इसकी उत्पत्ति या तो निर्माण हुआ ही है। इसी के साथ यहाँ पर नदी घाटी भी होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास पुरानी नदी घाटियों में हुआ है। तो पुरानी नदी घाटी यहाँ हम देखते हैं सोनभद्र में सोन नदी का प्रवाह होना, इधर हम देखते हैं चंबल बेट केन टोन्स का प्रवाह होना। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, आप केवल जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनके विकास के क्रम में कोयले का निर्माण होता है, कोयले का निर्माण ही चट्टानों में होता है। तो क्या कारण है कि सोन नदी घाटी में जैसे सोनभद्र के क्षेत्र में आप देखते हैं ककड़ी व खड़िया क्षेत्र, ककड़ी व खड़िया क्षेत्र में ही कोयले के भंडार हैं। जबकि हम चंबल बेतवा केन टोन्स में कोई भी कोयले का भंडार नहीं है। तो इसको भी हम यही समझेंगे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ है पुरानी नदी घाटियों में जिसमें कोयले का विस्तार है वो चंबल बेतवा केन टोन्स में क्यों नहीं है। और यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी हम देखेंगे, उनका नाम भी देखेंगे, जैसे ककड़ी है, खड़िया है, सोनभद्र में, उनका भी नाम देखेंगे। टर्सरी क्रम की चट्टानें, जब हम टर्सरी क्रम की चट्टानें देखते हैं यहाँ पर, जब हम टर्सरी क्रम की चट्टानें देख रहे हैं तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में हिमालय का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ है। अच्छा, हिमालय का निर्माण हम देखते हैं किस युग में हुआ है तो हम कहते हैं तृतीय काल। इसी समय तृतीय मतलब टर्सरी मतलब तृतीय काल की क्रम की चट्टानें ये
आप इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे। जैसे आज हम देखते हैं साल है, महीना है, दिन है, ये 365 दिन के हमारे पास आंकड़े होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए पृथ्वी में, पृथ्वी के इतिहास को लिया जाए या पृथ्वी की उत्पत्ति को लिया जाए तो एक लंबा काल रहा है, 460 करोड़ वर्ष पहले। कितना? 460 करोड़ वर्ष पहले। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन होता है? एक कल्प होता है, एक युग है जिसे हम इपोच कहते हैं, एक आपका काल है। जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो सेनोजोइक महाकल्प पढ़ते हैं। सेनोजोइक महाकल्प, तृतीयक युग, तृतीयक युग, काल तीनों कालों में है, एक ओलिगोसीन, एक मायोसीन, और देखा जाए इसी कालों में निर्माण हुआ, जैसे शिवालिक श्रेणियों का निर्माण। ये तीनों कालों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका क्या महत्व है? टर्सरी क्रम की चट्टानों का क्या महत्व है? आज हम पूरे उत्तर प्रदेश व भारत का जो हम जलवायु का स्वरूप देखते हैं, उसका निर्धारण कहीं ना कहीं हिमालय ही करता है। कौन करता है? हिमालय ही करता है। दूसरी बात, नदियों का बहाव का दिशा, नदियों का बहाव की दिशा, नदियों की बहाव का दिशा कौन तय करता है? तो आप कहेंगे कौन है? वो टर्सरी क्रम की चट्टानें अर्थात हिमालय ही है, जो नदियों के बहाव की दिशा भी तय करता है। हम उसी क्रम में अगला पढ़ेंगे क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें या चतुर्थक काल की चट्टानें। जब हम क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आज जो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 बना हुआ है, यह कई अन्य सारे उत्पादनों में नंबर 1 बना रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है यही क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का विकास उत्तर प्रदेश में होना। तो इसी के अंतर्गत गंगा का जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। किसके निर्माण? गंगा का जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक खादर, एक बांगर क्षेत्र। इसे हम पढ़ते हैं ये किस काल में? प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में? प्लीस्टोसीन काल में। इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। इन सारे टॉपिक्स का हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अच्छा, ये क्या है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन? जब हम भौतिक विभाजन को देखते हैं, हम कहीं ना कहीं उच्चावच को भी समझते हैं। उच्चावच का एक उदाहरण है कि ऊंचा और नीचा। ऊंचा नीचा, जैसे आप कहेंगे नदियां हमेशा ऊंचाई से ढाल की ओर बहेंगी, एक निश्चित स्थान में बहेंगी। तो वही चीजें हैं, इसी हिसाब से हम देखेंगे कि ऊंचा और नीचे का क्या क्रम है। जैसे उच्चावच आप हिमालय जब देखते हैं, इस क्रम में देखते हैं, उसी प्रकार हम बताएंगे। जैसे ये शिवालिक की श्रेणियां मान लीजिए, ये मध्य हिमालय है, ऐसे जब आगे बनाते हैं ये बृहद हिमालय बनाते हैं। तो उसी क्रम में यही उच्चावच है। हम ऊंचा और नीचा देखते हैं, कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ उच्चावच को समझेंगे। तो उसी क्रम में हम शिवालिक का तलहटी का क्षेत्र समझेंगे। शिवालिक का तलहटी क्षेत्र जो सहारनपुर क्षेत्र में विकसित है उसको देखेंगे। भाबर व तराई क्षेत्र, इसके बाद हम यहाँ भाबर का क्षेत्र देखेंगे। ये क्रम में पूरा तराई का क्षेत्र है। हम जब देखेंगे आगे भाबर व तराई का क्षेत्र, फिर उसका गंगा का पूरा जलोढ़ मैदान देखेंगे। और नीचे जो देखते हैं ये आपका पूरा कौन सा क्षेत्र है? ये आपका है दक्षिण का पठारी प्रदेश। हम एक एक देखते हैं। हम जब शिवालिक श्रेणियों को देखेंगे तो इनमें हम उत्तर प्रदेश में कुछ चोटियां भी देखेंगे। जैसे शाकंभरी देवी, मां शाकंभरी देवी कहां पर दिखाई थी? सहारनपुर में। किसका भाग है? शिवालिक का भाग है। जब भाबर और तराई क्षेत्र देखेंगे, देखिए भाबर और तराई क्षेत्रों का निर्माण हमेशा पश्चिमी हिमालय में आपको देखने मिलता है। रीजन, क्योंकि पश्चिमी हिमालय में हिमालय का ढाल बहुत कम हो जाता है। आप इस ढाल को देखिए, बहुत ही कम है। अगर बड़े बड़े शिलाखंड बहेंगे नदियों द्वारा और ये इनके गिरिपाद, मतलब गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर, उनके पैर में ले आके जमा कर देंगे और नदियां इसमें स्वयं विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि इनके नीचे पत्थरों के नीचे से बहने लगेंगी और इसी क्रम में उसका जल तितर बितर हो जाता है। जब ये जल पुनः दिखाई देता है वो तराई क्षेत्र हो जाता है, जहां पर चट्टानों का पूरा जाल सा बिछा हुआ भाबर क्षेत्र है, जहां तराई क्षेत्र, जहां नदियां तितर बितर के रूप में निकलती हैं। उसी क्रम में जब नदियां आगे बढ़ेंगी तो गंगा का मैदान का निर्माण होता है। गंगा का मैदान तो बहुत पुराने समय से प्लीस्टोसीन काल से निर्माण होता है, उसको हम देखेंगे। और हम जब दक्षिण का पठारी प्रदेश देखेंगे, इसको 2 खंडों में बांट के देखेंगे, एक बुंदेलखंड का पठार, एक बघेलखंड का पठार। एक बुंदेलखंड का पठार, एक बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार,
जब हम बुंदेलखंड पठार की चर्चा करते हैं तो इसमें 7 जिले हैं। 7 जिले में कौन कौन है? जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। जब हम बुंदेलखंड की पठार की चर्चा करेंगे तो इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, वो इलाहाबाद का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी प्रयागराज कहते हैं हम, दक्षिणी इलाहाबाद, मिर्जापुर है, सोनभद्र और चंदौली है। इन हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की नदियां। वो कौन सा? उत्तर प्रदेश की नदियां। देखिए, आज कहा जाए उत्तर प्रदेश एक संपन्न राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इसकी भी इकोनॉमी में कहा जाए 1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है तेजी से, जबकि पूरे भारत का जो 2024 तक लक्ष्य है वो कितना है? 5 ट्रिलियन का। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियां। जब उत्तर प्रदेश की नदियां हम देख रहे हैं तो हम यहाँ नदियों को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक हिमालयी नदियां, एक प्रायद्वीपीय नदियां, एक मैदानी नदियां। जब हिमालयी नदियों को देखते हैं, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक आदि को देखते हैं। देखिए ये सारे कौन से हैं? एक आपको गंगा दिखाई दे रही है, यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती नहीं है, गोमती मैदानी नदियां हैं। ये घाघरा, राप्ती, गंडक, ये सारी आपको दिखाई देती हैं। जब हम प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं तो इसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, ये सोन नदी है। मैदानी नदियों के अंतर्गत हम देखते हैं तो आपको देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं हम गोमती नदी, एक सई नदी, एक आपकी वरुणा नदी। तो हम एक एक की चर्चा करते हैं। हिमालय नदियों में जब गंगा पढ़ते हैं तो गंगा 28 जिलों से होकर बहती है। ये बिजनौर से प्रवेश करती है। इनका अंतिम छोर कहां पर होता है? बलिया के समीप, बलिया इनका अंतिम छोर है। इसका महत्व भी हम पूरा देखेंगे। और हिमालय नदी में एक खास बात हम और देखेंगे, ये 12 मासी नदियां हैं। ये अपने जल से 12 महीने उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां हम जब देखेंगे तो ये एक मौसमी नदियां हैं। कैसी नदियां? मौसमी नदियां हैं। ये एक निश्चित मौसम के बाद इनमें कहा जाए जल का अभाव आ जाता है। मैदानी नदियां हम जब देख रहे हैं, मैदानी नदियों में हम देखते हैं एक है आपकी गोमती नदी, जिसका उद्गम, गोमती नदी हम देख रहे हैं यहाँ पर, गोमती नदी जिसका उद्गम कहाँ पे है? पीलीभीत। कहाँ है? पीलीभीत की फुलाड़ झील से। इसका उद्गम कहाँ है? गोमती नदी का पीलीभीत के फुलाड़ झील से। वही हम दूसरी नदी देख रहे हैं, सई नदी, जिसका उद्गम हरदोई से है। हम तीसरी नदी देखते हैं वरुणा नदी, जो प्रयागराज के समीप फूलपुर से निकलती हैं। ये गंगा में आगे जाके वाराणसी या बनारस में मिल जाती हैं। यही वाराणसी का नाम वरुणा नाम से ही पड़ा है। वाराणसी का नाम वरुणा नाम से पड़ा है। अगला टॉपिक हमारा जो होगा हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। हम जब उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें देख रहे हैं तो हम यहाँ 2 देखेंगे। एक हम देखेंगे मानव निर्मित झीलें, एक है प्राकृतिक झीलें। इसी के साथ हम आर्द्र भूमि भी देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमि है। कितने हैं? 10 हैं। उनको भी देखेंगे। तो मानव निर्मित झीलों में हम देखेंगे जैसे आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। हम इसमें ये भी देखेंगे कि मानव निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है, या किन आवश्यकताओं से होता है, या किन आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जब हम प्राकृतिक झीलें देखेंगे उनमें कीठम झील, आगरा की फुलहर झील, ये सारी झीलें देखेंगे। और इसी क्रम में हम जब आर्द्र भूमि देखेंगे, क्योंकि इससे करंट में क्वेश्चन रेगुलर बन रहे हैं, तो इसको भी देखेंगे। हम इन सारे 10 झील को सारी देखेंगे। अच्छा, झीलों को पढ़ने के बाद हमें पक्षी विहार पढ़ने में आसानी होती है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जलप्रपात। जब हम उत्तर प्रदेश में जलप्रपात देखते हैं तो जलप्रपात की इंग्लिश हम सब जानते हैं, वाटरफॉल होता है। क्या होता है? वाटरफॉल। सबसे पहले यहां तो 2 चीज जरूरी है, एक वाटर होना चाहिए, दूसरा फॉल होना चाहिए, मतलब गिरना चाहिए। हमने अभी तक देखा उत्तर प्रदेश का जब भौतिक विभाजन देख रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि एक उत्तर में, सबसे उत्तर में शिवालिक की श्रेणियां जो ऊंचाई पर स्थित है, और एक दक्षिण का पठारी प्रदेश जो ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार देखे हैं। बघेलखंड पठार के अंतर्गत हम 4 जिले देखे। एक प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज देखे हमने, मिर्जापुर देखा, सोनभद्र देखा, उसी क्रम चंदौली देखा।
उसी क्रम में हम जब इधर देख रहे हैं झांसी, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इन सबको देख रहे हैं 7 जिलों को। तो सबसे पहले ये ऊंचाई पर होना चाहिए। तो हिमालय पर वाटरफॉल की संख्या बहुत कम है, यह ना के बराबर होती है। और जब हम दक्षिण में देखते हैं तो ये पठारी प्रदेशों में दिखाई देता है। दक्षिण के पठारी प्रदेश में जब बघेलखंड पठार में देखते हैं, चंदौली में दो जलप्रपात दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक राजदरी, एक देवदरी, दोनों दिखाई देते हैं। आगे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की मृदा। देखिए, उत्तर प्रदेश की मृदा को हम 6 भागों में बांटते हैं। कौन से भागों में? 6 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है। एक है यहाँ पर भाबर की मृदा और तराई की मृदा, फिर यहाँ पर है जलोढ़ मृदा। पहला ये टाइप है, दूसरा ये टाइप है। देखिए, जब हम भाबर की मृदा पढ़ेंगे तो उसका विकास किन क्षेत्रों में हुआ है, इसको हम देखते हैं। और इसी क्रम में हाँ, ये देखिए ये है भाबर की मृदा, ये तराई की मृदा, यहाँ पर नहीं लिखा गया है तराई की मृदा। जब हम भाबर की मृदा और तराई की मृदा देख रहे हैं तो भाबर की मृदा हम देखेंगे किन क्षेत्रों में विकास हुआ है, इसी के साथ इनका क्या महत्व है। जब हम भाबर की मृदा देखते हैं तो ये कंकरीली पथरीली युक्त मिट्टी होती है जिनमें कृषि अनुपयुक्त होता है। और लेकिन यहाँ पे बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में जीव जंतु की संख्या व वन क्षेत्र पाए जाते हैं। जब हम तराई क्षेत्र देखते हैं, ये अपने उपजाऊपन के लिए फेमस होता है। यहाँ पर आप गेहूं, गन्ना आदि की बड़ी मात्रा में पैदावार देखते हैं। इसी के साथ यहाँ पे वन्य जीवों की संख्या भी अधिक दिखाई देती है। जलोढ़ मृदा, ये उत्तर प्रदेश का पूरा गंगा का जलोढ़ मैदान है जो पूरे प्रदेश के 3/4 भाग 75% भाग में विस्तृत है। जबकि जब विंध्यन मृदा देखते हैं तो विंध्यन पठार के आसपास विस्तृत या विंध्यन क्षेत्र के आसपास विस्तृत है। वो कौन सी मृदा है? ये पीली रंग की मृदा। इसका क्या दलहन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हम बुंदेलखंड की मृदा देखते हैं, ये भी अपने दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब अरावली मृदा देखते हैं, हम देखते हैं बनास नदी। बनास नदी अरावली को पार करके आती हैं और चंबल में आके मिल जाती हैं। तो अरावली का अगर देखा जाए, अरावली मृदा का विकास आगरा के कुछ क्षेत्रों में हुआ है। हम आगे देख रहे हैं अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जलवायु। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। देखिए, जलवायु और मौसम दो शब्द आप बहुत सुनते होंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले हम ये देखें। देखिए, जो मौसम होता है, अभी देखिए तुरंत आप खड़े हैं और कुछ दूर चलेंगे नहीं, बारिश शुरू हो गई, तो आपने कहा मौसम खराब हो गया। तो मौसम जो कहा जाए, ये 30 वर्षों के जो मौसम का औसत होता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, आपके क्षेत्र में 1 साल तक बारिश नहीं हुई तो आपका क्षेत्र क्या सूखाग्रस्त इलाके में आ जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। कितने साल तक बारिश ना हो? 30 वर्षों तक। कितना? 30 वर्षों तक। तब तक आपका क्षेत्र सूखाग्रस्त में नहीं आएगा। तो इसे मौसम कहते हैं जो तुरंत चेंजेस हो जाए। जबकि जलवायु में परिवर्तन 30 साल बाद हमें दिखाई देता है, या जलवायु का निर्धारण 30 साल में करते हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंग होगी। हम यहाँ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जलवायु। हम जब उत्तर प्रदेश जलवायु देख रहे हैं तो हमारी जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ की उष्ण है। कैसी? उष्ण, गर्मी है, कटिबंध वाले क्षेत्र हमारा। यही कारण है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने का यहाँ 8 महीने क्या पड़ता है? 8 महीने गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में कितने? लगभग 8 महीने गर्मी पड़ती है। मानसूनी का अर्थ है कि ये हवाओं के साथ ऋतु में परिवर्तन, हवाएं चेंज, ऋतु परिवर्तन तुरंत आपको देखने मिलता है। ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की जलवायु। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जलवायु का इंपैक्ट है, प्रभाव है, मनुष्यों से ज्यादा पेड़ पौधे व वनस्पतियों पे पड़ता है। जैसे हम देखें कि अगर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, अगर ठंड बढ़ जाए, सर्द बढ़ जाए, थोड़े से कहते हैं गेहूं में पाला मार दिया, अर्थात गेहूं को ज्यादा इंपैक्ट पड़ा मनुष्य से। इसी क्रम में हम देखते हैं कि वनस्पतियों से हम एक प्रकार से क्लाइमेट का निर्धारण भी करते हैं। इसीलिए लिखा जाता है जलवायु का सूचक होती हैं वनस्पतियां। कौन?
जलवायु का सूचक है कौन? वनस्पति है। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जलवायु का सूचक कौन है? वनस्पतियां। वनस्पतियों को देख के आप वहां की जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह कहा जाए उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? 9। ये थोड़े से अंतर को आप नहीं महसूस करते, लेकिन पेड़ पौधे महसूस करते हैं, वनस्पतियां महसूस करती हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में 9 क्षेत्र बांटे गए हैं। कितने? 9 क्षेत्र। उन 9 क्षेत्रों को देखेंगे और उनमें मौसम देखेंगे, उनमें टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर, थोड़े टेम्परेचर वनस्पतियों का प्रभाव तुरंत बदल जाएगा। यही कारण हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कितने? 9 कृषि जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में ऋतुएं देखते हैं तो यहाँ पर 4 ऋतुएं हैं, शीत, ग्रीष्म और दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून। हम यहाँ जब शीत ऋतु देखते हैं इसकी निश्चित समय अवधि एक लंबी, एक कहा जाए शॉर्ट टर्म होता है ये, जबकि ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ लंबी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी दौरान हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। कौन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत। इसको हम विस्तृत देखेंगे कि कैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश इसका प्रवेश 1 जुलाई से माना जाता है। लौटता हुआ मानसून हम जब देखेंगे कि लौटता हुआ मानसून कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में वर्षा कराएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश में वर्षा वितरण। जब उत्तर प्रदेश में वर्षा वितरण देखते हैं तो 3 क्षेत्र इसके दिखाई देते हैं, मध्यम वर्षा क्षेत्र, निम्न वर्षा क्षेत्र और अति अल्प वर्षा क्षेत्र। जब हम मध्यम वर्षा क्षेत्र देखते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जबकि दूसरा हम देखते हैं, दूसरे में पश्चिमी कुछ क्षेत्र और मध्य क्षेत्र आता है, जबकि तीसरा क्षेत्र जब देखते हैं अति अल्प वर्षा का क्षेत्र, इसके अंतर्गत दक्षिण का पठारी प्रदेश आता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश में सिंचाई। जब हम उत्तर प्रदेश में सिंचाई देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं नलकूपों द्वारा सिंचाई लगभग 75%, लगभग कितना? 75%। नहरों द्वारा सिंचाई लगभग 15%, कुओं द्वारा सिंचाई लगभग 8.8%, और अन्य द्वारा अर्थात स्प्रिंकल या ड्रिप सिंचाई, ये भी हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम एक चैप्टर और देखेंगे, वो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई चलने वाली योजना परियोजना। हम परियोजनाओं को इसको 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन है? एक बृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, एक लघु सिंचाई परियोजना। इन सबको हम देखेंगे। इसी साथ योजनाएं देखेंगे जैसे हर घर जल मिशन, अटल भूजल योजना, ये सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। हम जब देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति, तो हम इसके यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, एक उष्णकटिबंधीय है, एक उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, एक पर्णपाती वन है। देखिए एक समय बाद यहाँ, जैसे भी एग्जाम्पल लें, एक समय बाद आपको दिखते हैं कि जब हवा में नमी कम होती है तो आपके ओठों में कहीं ना कहीं ओठों का फटना शुरू होता है। क्यों होता है ऐसे? जब हवा में नमी कम होती है तो आपके पूरे ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज्यादा नमी ओठों पर होती है। अगर देखा जाए तो उस समय जो इन्वायरमेंट में नमी कम है उसको मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट आपके ओठों से नमी को खींचेगा। जब वो खींचेगा तेजी से आपके बॉडी में हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर पानी की कमी होगी, और इसी क्रम में आपके पानी का संतुलन बिगड़ेगा। इसीलिए कहा जाए शरीर इस ओठों को कहा जाए जगह जगह फाड़ देती है। इसी क्रम में हम जब पेड़ों के साथ देखें तो पेड़ों में हम यही देखते हैं, जब जो उसकी पत्तियां हैं आसपास की जब नमी वायुमंडल खींचने लगती है उन पत्तियों से, तो पत्तियां कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। इसीलिए एक समय बाद जब नमी कम होती है तो ये वन हमें उन्हीं क्षेत्रों में दिखाई देंगे जहां नमी एक समय बाद कम हो जाती है। तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो इनमें हम उत्तर प्रदेश के जो कटीले वन उनको देखेंगे। जो उत्तर प्रदेश का बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठारे, दक्षिणी पठारी प्रदेश, उनमें कटीले वनों का हम विस्तार देखेंगे। इसके अंतर्गत आप ढाक का पेड़, ढाक देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम ढाक के और कहा जाए कि बबूल, ये सारे देखेंगे। जबकि इनमें आम,
सागौन, नीम, इन सबको देखेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण। देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों के लिए क्या किया गया उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में जिसे हम चिड़ियाघर या जू कहते हैं, तो हमारे यहाँ कितने 3 हैं। एक लखनऊ, एक अगर कहा जाए कानपुर, एक निर्माणाधीन आपका अशफाकुल्ला का गोरखपुर में देखने मिलता है। वही प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी कितने टाइगर रिजर्व है, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अब अभी हाल ही बना रानीपुर टाइगर रिजर्व, तिरपना टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रहा है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 33 पूरे भारत में 33 है, जबकि देखा जाए तो अभी 32वां तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में। तराई हाथी अभ्यारण्य TER, तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया, उत्तर प्रदेश में। गिद्ध संरक्षण हमारे यहाँ दिया गया, घड़ियाल संरक्षण, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और पक्षी विहार देखा जाए हमारे यहाँ बड़ी संख्या में 13 से अधिक है, 14 है। पहले 13 थे, 14 हो गए हैं। हम आगे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खनिज। देखिए उत्तर प्रदेश में खनिजों का वितरण अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ही अल्प मात्रा में 3% तक, कितने 3% तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं वो पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में इन्हीं 7+4 मतलब 11 जिलों में पठारों का विस्तार है। तो इसी क्रम में इन्हीं 11 पर देखेंगे, इनमें ज्यादा खनिजों की बहुलता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, तांबा ललितपुर में, रॉक फॉस्फेट कहाँ, ललितपुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, इमारती पत्थर मिर्जापुर और चुनार में, हीरा भी मिर्जापुर में। और हम जब देखेंगे कि यूरेनियम ललितपुर में, यूरेनियम कहाँ, ललितपुर में। कांच बालू, सिल्का बालू कहाँ पर, प्रयागराज में। ये सारे क्षेत्र हम देखेंगे। आगे देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। देखिए उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि ऊर्जा बिना आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज है कि किसी भी एरिया को विकसित करने के लिए, किसी भी क्षेत्र को विकसित, वहां पर ऊर्जा संसाधनों का विकसित होना जरूरी है। इसी क्रम में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्रों में अगर कहा जाए ऊर्जा संसाधन काफी बड़ी मात्रा में कार्य किए गए हैं। जल विद्युत देखते हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर देखिए भारत का सबसे बड़ा डैम अगर कहा जाए मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, जो कि मानव निर्मित है। उसी से एक जल विद्युत परियोजना भी है, रिहन जल विद्युत परियोजना। कई सारी अन्य विद्युत परियोजनाएं भी हैं। नाभिकीय विद्युत में जब देखते हैं हम वहां पर देखते हैं ये कौन है, नरोरा का बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में केवल एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, वो कौन सा है, नरोरा बुलंदशहर में। NTPC बहुत सारी है हमारे यहाँ। सौर ऊर्जा पे काफी विकास सरकार द्वारा किया गया। इन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में परिवहन। अब देखिए अभी हाल ही में कहा जाए कि पूरे भारत का एक्सप्रेस वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, 6 प्रस्तावित हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। क्या है, 7 निर्माणाधीन हैं। आगे इसी के तहत हम देखेंगे एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे देखेंगे जितने हैं, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, राज्य सड़कें, जिला सड़कें। अच्छा आप कहेंगे राज्य सड़कें क्या है? राज्य सड़कें वो होती हैं जो जो कहा जाए मुख्यालय की ओर जाती हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यालय मतलब लखनऊ की ओर जाती हैं, उन्हें राज्य सड़कें कहते हैं। उनका भी हम विकास देखेंगे। रेल परिवहन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाए मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रेल परिवहन का काफी अच्छी बड़ी मात्रा में विकास हुआ है। पूरे कहा जाए भारत का 14% रेल का विकास कहाँ, केवल उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर 2 रेलवे मुख्यालय भी स्थित हैं। एक उत्तर पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। परिवहन देखिए वायु परिवहन में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही विकास किया है। पूरे भारत में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कितने हैं, 5 हैं। यहाँ 16 घरेलू हवाई अड्डे हैं और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
जो सर्वाधिक 5 हवाई अड्डे हैं उनमें कौन कौन है? आप देख रहे हैं अमोसी। अमोसी का क्या नाम है? अमोसी का नाम आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री है। जब हम देखते हैं अमोसी का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह है। अमोसी चौधरी चरण सिंह, अमोसी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह आपके लखनऊ में है। वहीं बाबतपुर देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? यह आपके वाराणसी में है। हम देखते हैं जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है? नोएडा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में है। कुशीनगर हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पांचों कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगर इसी क्रम में हम अगला देखते हैं, अगले टॉपिक पे है जल परिवहन। देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत यहीं से होकर जाता है। कितना? 1620 किलोमीटर। कहां से? प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक। हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल। और दूसरा हम जब देख रहे हैं यहीं पर कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक परियोजना शुरू की है, गंगा विलास परियोजना। ये वाराणसी से शुरू होगी और कहां तक रहेगी? डिब्रूगढ़ तक रहेगी। ये एक टूरिस्ट है, पर्यटन के लिए चलाया गया है। ये 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिन में तय करेगी। ये जितने टूरिस्ट प्लेस है उनसे होकर जाएगी। इनके बीच में जो तट है, जैसे वाराणसी का तट है, ये गंगा व फिर उसके बाद उसकी सहायक नदियों, कितनी सहायक नदी? 27 सहायक नदी या 27 नदी तंत्र से होकर गुजरेगी। इसी के साथ ये 3 प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र व मेघना में होते हुए जाएगी। वाराणसी से होते हुए बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल सब होते हुए बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर आपके असम तक का ये पर्यटन का लास्ट ये छोर है। ये एक प्रकार का क्रूज है। क्या है? क्रूज है। ये आपको यात्रा कराएगा, पर्यटन मंत्रालय का है। आज आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या और नगरीकरण में जब हम देखते हैं तो ये 2011 की जनगणना हम पढ़ते हैं और इन्हीं टॉपिक को हम कवर करते हैं। कौन कौन है? जैसे क्षेत्रफल में अक्सर एग्जाम पूछा 4 क्षेत्रफल से बड़े जिले बताइए, वह 4 सबसे छोटे जिले बताइए। अगला पूछ लेता है 4 सबसे बड़े जनसंख्या वाले जिले बताइए, जिसे हम कहते हैं ना ईमूगा। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सबसे जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। 4 छोटे जनसंख्या वाले जिले देख लेंगे। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व देखेंगे, इसी प्रकार लिंगानुपात देखेंगे, साक्षरता दर देखेंगे, नगरीकरण देखेंगे, अनुसूचित जाति कहाँ अधिक है। 4 बड़े अनुसूचित जाति वाले जिले उनको देखेंगे और 4 छोटे जनसंख्या में अनुसूचित वाले उनको देखेंगे। इसी प्रकार धर्म आधारित जनगणना की उत्तर प्रदेश में कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, कितने पारसी हैं, कितने जैन हैं, कितने बौद्ध हैं, इनकी भी संख्या हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में जब मंडलों की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल बनाए गए हैं और एक मंडल में 3 या 4 से अधिक जिले हैं। हम 18 मंडल में देख रहे हैं। ये है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। हम एक एक जिले का यहाँ अध्ययन करेंगे। उनमें से एक जिले को हम देखते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद मंडल में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। कौन कौन है? ये इलाहाबाद स्वयं है एक। कौन है? इलाहाबाद स्वयं में एक है। दूसरे पे आपका कौशाम्बी है, तीसरे पे आपका फतेहपुर है, चौथे पे आपका प्रतापगढ़ है। तो हम उत्तर प्रदेश का पूरे टॉपिक को 20 टॉपिकों में कंप्लीट करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। ओके।